एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। और इससे पहले हमने 3.1 का इंट्रोडक्शन और 3.1 के 3 एग्जाम्पल भी किए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें एक बार, जिसमें सारे कंसेप्ट हमने बताए हुए हैं कि इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या है। ठीक है, 3.1 सॉल्यूशन है, 2 पार्ट में होगा क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है। ग्राफ बनेंगे, ग्राफ के लिए आप ग्राफ की कॉपी, पेंसिल, स्केल वगैरह लेके बैठेंगे अपने। ठीक है, और एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखें। अभी इसको बंद करके पहले जाना है इंट्रोडक्शन वीडियो पर, फिर देखना है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करने हैं अपने आप एक बार, और ट्राई करने के बाद जब ना हो तब ये वीडियो आपको देखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन। उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा कि हमने थोड़ा सा ब्रीफ में एक्चुअल हमने इंट्रोडक्शन वीडियो जब बनाई थी इसकी, तो उसमें भी आपको बताया था कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, चैप्टर का नाम ही यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशन इस फॉर्म की होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब ये 2 लाइनें पेयर में होंगी और अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हमने सब कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्चुअल में किया भी था। ठीक, तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट, ये दोनों लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है ऐसे। ठीक, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी बात, हम बोलते हैं कि ये जो पेयर है ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स सोल्व कर सकते हैं, इनको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। ठीक, ये मतलब कंसिस्टेंट का। और इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसके लिए हमने आपको एक टेबल बनवाई थी, वो टेबल आप एक बार यहाँ सामने देख भी सकते हैं। चलो पहले इसको पूरा कर देता हूँ। क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, मतलब x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, सपोज दैट a आ गई, y की भी आएगी, मान लीजिएगा b आ गई। दूसरी बात, सेकंड कंडीशन क्या थी कि दोनों लाइनें कोइंसाइड होंगी। पहले एक लाइन और उसी को ओवरलैप करती हुई दूसरी लाइन बनेगी, इनको बोलते हैं कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइंस। इस केस में भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक, अब इनका यहाँ पर होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इनके सॉल्यूशन होंगे। ठीक, तीसरा होता था, याद करो क्या था, पैरेलल लाइन। अगर हमारी 2 हमने ग्राफ बनाया है और वो लाइनें कैसे आ जाती हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वाले केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता था इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स ये सोल्व नहीं हो पाएंगे किसी भी कीमत पर। और इनका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इनको हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाएंगे और वहाँ पे आप अच्छे से उसको समझेंगे। फिर इसके ऊपर जो हमने एग्जाम्पल किए हैं 3, वो भी करेंगे। और आप आते हैं एक्सरसाइज में। और जो ये टेबल मैंने आपको ब्रीफ दिखाई थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी आपकी। इस टेबल में हमने सब कुछ समराइज किया हुआ है कि ये तो है लीनियर इक्वेशंस का पेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लाइनें अगर इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट बोली जाएंगी। कंसिस्टेंट मीन्स सोल्व हो सकती हैं। इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा, और वो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं क्वेश्चंस में। दूसरा केस क्या है, कॉन्साइड लाइन, मतलब एक के ऊपर एक बन के आएंगी, यहाँ भी कंसिस्टेंट बोला जाएगा। और इस केस में होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तीसरा क्या था, आपके सामने है ही पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वाले में क्या होगा, पैरेलल लाइंस वाले में क्या होगा, 2 लाइनों का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल बनेगा। और इस केस में हम इनको सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पर इनका नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन इनका नहीं होता है। तो इस पूरे चार्ट को समझने के लिए आपको एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी होगी। ठीक है, अब आते हैं, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। अपनी बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं।
या फिर आप सामने भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को पढ़ के, ये वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं एक्चुअल में इनको, इन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के पहले हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है अपने आप। मतलब किस तरह का पेयर एक पहले खुद बनाना है, ठीक है। उस पेयर को बनाने के बाद कह रहा है कि आगे फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, फिर उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है ग्राफ के मेथड से, ग्राफिकली उसको फिर हमको सोल्व भी करना है। तो पढ़ते हैं लैंग्वेज को, और लैंग्वेज को पढ़ के आपने किए होंगे क्वेश्चन 7th 8th में, जब मैं करता था तो मुझको बहुत अच्छे लगते थे वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के उससे इक्वेशन बनाना, क्योंकि पहले जैसा होता रहता है ना कि वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना, देखो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। इसको करने से माइंड थोड़ा डेवलप होता है, प्रैक्टिस होती है करने की, राइटिंग को पढ़ के समझने की, ठीक। तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट, क्लास भी 10 है, बच्चे भी 10 ही हैं, मतलब 10 बच्चे उठाए हमने वहाँ से, पार्टिसिपेट करेंगे एक मैथमेटिकल क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, नंबर्स ऑफ गर्ल 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। जितने लड़के और लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर अलग अलग बता रहे हैं। टोटल 10 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल 10 बच्चे लिए हैं, ये 10 बच्चे मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। बस ये बताना है कि कितने बॉय हैं कितने गर्ल हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो वैसे हमको मन में आंसर आ रहा है, इसका फीलिंग आ रही है कि क्या आंसर होगा, मगर ग्राफिकली सोल्व करना है ना, तो करना पड़ेगा। तो अपना चलते हैं, जब जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे। तो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स रेस्पेक्टिवली, ठीक। एक्स तो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़, और बॉयज़ एक्स तो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स है, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। एक्स तो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़, शॉर्ट में ले लेते हैं। वाई क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, लेकिन नोटबुक में आपको ऐसे करना पड़ेगा। लेट एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल, एक्स नंबर ऑफ बॉयज़, वाई नंबर ऑफ गर्ल्स। अब क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको पूरा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट्स, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, तुझे बताओ, जब टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं तो मतलब एक्स और वाई का सम 10 तो होगा, टोटल 10 है ना, तो एक्स और वाई मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल आएगा तो 10 ही। इस 10 को हम इधर उठा लेते हैं, ये छोड़ो यही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट हो गई, ठीक हो गया, बहुत अच्छा। अगली कंडीशन कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, आल्सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मोर देन मतलब ज़्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन के लिए प्लस लगाया नंबर ऑफ बॉयज से। अगर 4 लेस देन कहता तो फिर 4 जाता उधर माइनस में, नंबर ऑफ बॉयज -4, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना था, y इज इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितना है मेरे पास, x। इस x वाले को इधर ले आओ। ये थोड़ा सा काम करने का तरीका होता है कि जिस फॉर्म में आपकी पहली इक्वेशन रखी हुई है, एक्स वाई वाले एक तरफ है और इज इक्वल टू उधर कॉन्स्टेंट है, ऐसे आप इसको भी कर लो। एक्स इधर ले आओ, यहाँ प्लस में है, यहाँ आएगा माइनस में एक्स, वाई तो अपना पहले ही प्लस में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 4। अब नाउ वी हैव टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये दोनों क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें इसको सोल्व करना है ग्राफिकली। तो अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, एग्जाम्पल में बताया था कि किस तरह हम इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के कई मेथड हैं, कोई टीचर अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन्स में किसी ने कैसे बताया हो, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप ग्राफ बनाना। मेरा तरीका तो ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स फाइंड करने जरूरी है।
ज़्यादा आप भले कितने कर लो, 2 3 4 5 कितने भी कर लो, बस 2 बनाओ, 2 पॉइंट अगर आपने निकाल लिए तो आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो होता क्या है कि हम लोग इस तरह की एक टेबल भी बना लेते हैं कई बार, यहाँ वैल्यू रखते हैं एक्स की, वाई की, अपनी इच्छा से कोई वैल्यू रख कर देखेंगे एक्स की 0 तो वाई की 10, इस तरह निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपको पता ही है, मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था, मैं थोड़ा ऐसे नहीं करता हूँ, बस वैसे ही आदत पड़ी हुई है। करते क्या है, इधर लिखते हैं 4 इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन को कभी भी शॉर्ट में ऐसा लिख दूंगा, ई क्यू के ऊपर एन, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। और इधर हम करेंगे भाई 4 इक्वेशन कौन सा, सेकेंड। तो इधर लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट ला करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ग्राफ के लिए क्या होगा, एक बार आपको इसमें y0 पुट करना है, x निकाल लेना है, और फिर दूसरी बार x0 पुट करना है और y निकाल लेना है। ये तरीका होता है ग्राफ को प्लॉट करने का। इक्वेशन में एक बार y रखो, x फाइंड आउट करो। ध्यान देना, जब y रखोगे 0, y की जगह 0 रखा तो ध्यान से बताओ x तो 10 ही हो गया ना यार। जब y 0 करोगे तो x प्लस 0 x इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट आ गया एक 10,0। पॉइंट कैसे लिखते हैं पता होगा क्लास 9 से आपको, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये पॉइंट बन गया एक, पहला पॉइंट, पहले क्वेश्चन के लिए पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। अब इसमें x 0 रखो, याद करो जब x 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई, तो y हो गया खाली, तो इज इक्वल टू 10, तो दूसरा पॉइंट भी आ गया मेरे पास। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x 0 रखा, y क्या रखा 10, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट होने जरूरी है। उनका तरीका होता है कि एक बार x 0 रखो, y फाइंड करो, एक बार y 0 रखो, x फाइंड करो, तो 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे करते हैं, इधर पुट y इज इक्वल टू 0। जब हम y 0 पुट करोगे तो ध्यान देना माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 0 रख दी तो इज इक्वल टू 4। वैल्यू निकालनी x की है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये वैल्यू आ गई x की। y 0 पर x 4 आया तो पॉइंट बना, पहले वैल्यू x की लिखते हैं -4, फिर लिखते हैं y की 0। अब पुट करो उल्टा, अब पुट करो x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करोगे, यहाँ पर रख रहे हैं भाई इस इक्वेशन में, x 0 रखोगे तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो अब एक पॉइंट और बना मेरे पास, पहले वैल्यू ब्रैकेट में x की 0 रखी थी, y की 4, तो 2 ही पॉइंट इस लाइन के लिए भी आ गई। अब मेरे पास 2 पॉइंट 2 लाइनों के लिए है, पहले लाइन के लिए भी है, दूसरे लाइन के लिए भी है। ये सारा काम आपको कहाँ करना है, जो आपकी ग्राफ की कॉपी होती है ना, उसके जो राइट का पेज होता है वो लाइनिंग वाला होता है लिखने के लिए, लेफ्ट का पेज ग्राफ का होता है। तो ये सारी की सारी कहानी वहाँ पे आपको नोट करनी है, बराबर वाले पेज पर ग्राफ बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, क्योंकि टीचर्स को सजेस्ट करते हैं, गलत भी नहीं है, कर सकते हैं, कि ग्राफ का पेज फाड़ लेते हैं वहाँ से, उसको फिर ग्राफ बना के जो आपकी स्कूल की नोटबुक है, रजिस्टर है, कॉपी है, वहाँ पेस्ट कर लेते हैं और बराबर में इस काम को कर देते हैं। ठीक, तो कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको टीचर आपको सजेस्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारा काम नोट ज़रूर करना है कि पहले हमने कैसे लैंग्वेज पढ़ी, लैंग्वेज को पढ़ के 2 इक्वेशंस बनाई। पहले हमने क्या किया, 2 इक्वेशन बनाई। पहली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड किए, एक बार x 0 रखा पहला पॉइंट, एक बार y 0 रखा दूसरा पॉइंट, फिर दूसरी इक्वेशन पर लिखी, पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं, 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। ये समझ रहे हैं क्यों किया, इस इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट फाइंड करने जरूरी है, इसलिए इसको हमने किया। ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट्स फाइंड करने जरूरी है, तो हमने इसको भी किया। क्लियर होगी बात, इसको नोट करेंगे फिर बनाते हैं इसका ग्राफ। तो पहले इसको नोट करो तुरंत। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये आपको ग्राफ पे ही बनाना है, सिंपल कॉपी पे मत बनाना, नहीं तो आपका मेजरमेंट सही नहीं आएंगे। मेजरमेंट सही नहीं होंगे तो मिस्टेक होगी। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स 10 मेरे पास में आ रहे हैं, इसलिए इसने ले लिया है। -4,0 एक्स के नेगेटिव में -1 -2 -3 और -4, फिर इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, थोड़ा सा स्मूथली करना पड़ेगा, 9 और 10। देखो मेरा ग्राफ फिर भी एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी मेजरमेंट मेरा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मैंने स्केल वगैरह का यूज नहीं किया।
आपको अपनी नोटबुक में कहता है इस ग्राफ के पेपर पर स्केल से इसको बनाना होगा, तभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब करना क्या है आपको, करना क्या है, इन नंबर्स को प्लॉट करेंगे। चलो 10, 0, 0, 10, 10, 0, क्योंकि ऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट होगा वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर 10, 0, तो ये पॉइंट हुआ हमारे पास 10, 0, एक्स एक्सिस पर 10 यूनिट, और ये पॉइंट होगा वाई एक्सिस पर, ये भी कितना हो गया 10 यूनिट, तो 0, 10, और ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 10, 0, 0, 10, 10, 0, ठीक है। अब इसके लोग लेंगे ऐसे, और इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, स्केल से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ये लो। तो ये बन गया हमारे पास ग्राफ x + y = 10 का, ठीक हो गया। अगला है -4, 0, -4 एक्स एक्सिस पड़ेगा, -4 क्योंकि ऑर्डिनेट 0 है, तो -1, -2, -3, -4, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करके लिखते थे हम थोड़ा सा, -4, 0 और 0, 4, ये रहा इधर 0, 4, तो -4, तो -4, 0 और 0, -4, 0 और ये वाला, ठीक हो गया। ये बिल्कुल, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया -x + y = 4 के लिए, ठीक। अब ग्राफ बनाने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा हमको कि केस ये वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब सॉल्यूशन फाइंड होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि एक ही केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब ग्राफिकली हम सॉल्यूशन एक्चुअल में फाइंड करते कैसे हैं वो समझो ध्यान से। ग्राफिकली हम इसका सॉल्यूशन फाइंड एक्चुअल में करते कैसे हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है आपको, हम ग्राफिकली सॉल्यूशन, देखो मेरा थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जहाँ पर भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। एक एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर, जहाँ भी ये एक्स एक्सिस पर कट कर जाएगा वही वैल्यू होगी एक्स की, ये वैल्यू जो वैसे ठीक मेरा आ गया 3 पे आ गया, तो एक्स की वैल्यू तो होगी 3। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप वाई एक्सिस पर, देखो वाई पे कर रहा हूँ ना यहाँ से, तो देखो 7 पे आ रहा है लगभग, क्योंकि मेरा मेजरमेंट सही नहीं है ना, आप लोग बिल्कुल मेजर करके बनाओगे तो आपको बिल्कुल 7 पे आएगा, तो 7, तो ये वैल्यू y की हो जाएगी 7, तो पॉइंट बना ये वाला 3,7, मतलब ये दोनों लाइनें कहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 3,7 पर, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 7, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो क्वेश्चन का आंसर बना कि x = 3 और y = 7, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़, जो कि हमने क्वेश्चन में x याद करो, x मानते थोड़ी देर पहले, तो 3 होगा, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स = y यानी कि 7। तो हमने क्वेश्चन को ग्राफिकली सोल्व कैसे किया, ग्राफ बनाया, ग्राफ जहाँ पर भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट सॉल्यूशन है, वही पॉइंट इनका क्या है, सॉल्यूशन। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक एक्स एक्सिस पर तो 3, वाई एक्सिस पर तो 7, ठीक। तो नंबर ऑफ बॉयज़ भी आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स भी आ गए, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट कर लेंगे तुरंत और फिर देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 1 का सेकंड पार्ट, 5 pencil and 7 pen together, 5 pencil and 7 pen together has a cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together the cost is ₹46. तो find the cost of 1 pencil and 1 pen और 1 pen, ठीक है, सेपरेटली। तो दोनों की कॉस्ट बतानी है अलग अलग, तो क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X एंड 1 पेन ₹Y रेस्पेक्टिवली, कोई से ही मान सकते हो आप, किसी का X मान लो, किसी का Y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X एंड 1 पेन इज ₹Y। तो अब हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं कंडीशंस को पढ़ के। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट कंडीशन 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, cost of 5 pencils and 7 pens
इज इक्वल टू रुपीज़ कितनी है 50, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन। तो जब एक पेंसिल की कॉस्ट x है, एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5 पेंसिल की कॉस्ट होगी मेरे हिसाब से 5 मल्टीप्लाई बाई x। एक पेंसिल की x तो 5 पेंसिल की 5 इंटू एक्स प्लस, क्यों, क्योंकि दोनों को हम साथ में खरीद रहे हैं। 7 पेन, एक पेन की कॉस्ट y रुपीज़, तो 7 पेन की 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से मेरे पास बन के आई पहली इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब पढ़ते हैं इसकी सेकंड कंडीशन को हम। फॉर सेकंड कंडीशन, तो फॉर द सेकंड कंडीशन क्या रहा है कि द वेयर एज कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन, इस बार उल्टा कर दिया इसने, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स इज इक्वल टू रुपीज़ 46। अब की बार रुपीज़ 46। तो जब एक पेंसिल x रुपये की है तो 7 पेंसिल होंगी 7 इंटू एक्स की, एक पेन y का है तो 5 पेन होंगे 5 इंटू वाई के इज इक्वल टू 46। तो ये बना 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक हो गया। अब इनके लिए क्या करेंगे, इनको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक इक्वेशन के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो अब हम इसके लिए 2 पॉइंट्स को फाइंड करना शुरू करते हैं। ठीक, और आपको ऐसा रखना नहीं है कभी भी कि पॉइंट फाइंड करने के लिए x 0 ही रखना है और y निकालना है, और फिर y 0 ही रखना है और x निकालना है। हम फ्री हैं, कुछ भी रख के निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी रखो, y निकाल लो, y की वैल्यू कुछ भी रखो, x निकाल लो। 2 पॉइंट्स हमको चाहिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको x 0 ही रखना है मतलब, या y 0 ही रखना है, कुछ भी रख के निकाल लो। क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैंने y 0 रखा और x की वैल्यू पॉइंट में आ रही है 2.38, अब वो ग्राफ प्लॉट नहीं हो पाएगी। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से, फॉर कन्वीनियंस अपनी हिसाब से एक ऐसी वैल्यू रखते हैं कि वो पूरा कट जाए और कट के हमको एक इंटीजर मिल जाए ताकि हमको ग्राफ पे प्लॉट कर सके। जैसे कि आपके पास देखना, अभी दिखाता हूँ करके, यहाँ पे होगा पहली इक्वेशन में। तो पहले करते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट, क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब सुनो, अगर हम इसमें y 0 रखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखना, तो 5x y वाला 0 हो गया इज इक्वल टू 50। तो ये बना 5x इज इक्वल टू 50, 5 गया अपॉन में, तो x का देगा 10। ठीक, तो एक पॉइंट हमने निकाल लिया ना 10,0, एक पॉइंट में निकाल लिया ना 10,0। अब मगर हम इसमें x 0 रखें, बहुत ध्यान देखना, x 0 रखें तो 5 इंटू 0 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7 जाएगा अपॉन में, तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 7। तो देखो ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ पॉइंट में आएगा निकल के, 77 इंचेस, और अब पॉइंट में आएगा। तो ये वैल्यू हमको दिक्कत देगी ग्राफ पर प्लॉटिंग में, इसको हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो हम इस बार वैल्यू चेंज करेंगे x की। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मैंने 0 लिया अपने पुराने तरीके से, तो y की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं, हम चेंज कर सकते हैं, हमारी इच्छा है, कुछ भी रखो ताकि वैल्यू ऐसी आए जिसको हम प्लॉट कर पाए। कम से कम 0.5 में तो आए, 3.5 भाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हम प्लॉट कर पाएंगे। अगर 3.5 भी आ गया तो भी हम प्लॉट कर पाएंगे, ऐसी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वापस चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि x की वैल्यू, अगर मैं इसमें ध्यान सुनना, अगर मैं इस वैल्यू में 3 रखता हूँ, 3, तो 15 बनेगा, इधर 15 जाएगा उधर माइनस में, तो 50 माइनस 15 35, और 7 जाएगा अपॉन में, तो पॉइंट निकल जाएगा आपका। तो x की वैल्यू क्या रखो 3 रखोगे तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये बना 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 15 गया उधर माइनस में, तो 7y इज इक्वल टू 35, 7 गया अपॉन में, तो 7 पंजे 35, तो पॉइंट कितना आ गया, x क्या लिया था हमने, x हमने क्या लिया था 3, y कितना निकाल लिया 5। तो पॉइंट आ गया ना, जिसको हम प्लॉट कर पाए ग्राफ पेपर पर 10,0 और 3,5, ये पॉइंट मेरे पास आ गया। पहली इक्वेशन का काम खत्म। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है।
यहाँ पर दोनों ही वैल्यू ऐसी आएंगी जो हमको प्लॉटिंग में दिक्कत डालने वाली है। तो क्या वैल्यू हम यहाँ पर लें इस तरह की कि हमको ग्राफ पर नंबर बहुत इजीली मिल जाए। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, आप 3 लो x की वैल्यू। क्यों? 3 से 21 गया इधर, माइनस क्या बचेगा 25, 5 जाएगा अपॉन में 5 निकल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस से भी चीज़ें आ जाती है। पुट करोगे x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे x की जगह तो 3 इंटू 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 21 दो डैट कर रहा हूँ, 21 गया इधर तो 46 माइनस 21 क्या बचा 25, ये 5 गया अपॉन में तो कितना हो गया 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो एक पॉइंट मिल गया ना, x 3 भरा था, y 5 आया, एक पॉइंट आ गया इसका भी। ठीक, दूसरा अब क्या पुट करो, x तो रख के निकाल लिया ना, अब y रख के निकालते हैं। जरूरी नहीं है कि y रख के निकालना है, दूसरा भी आप x रख के ही निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको मैंने कह रहा हूँ बार बार 2 पॉइंट निकालने हैं, कुछ भी रखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू कुछ भी रखो, 2 पॉइंट फाइंड करने हैं हमको। कभी आप ये रट ले कि एक बार x रखना और एक बार y ही रखना ना, आप दोनों बार x रखो, दोनों बार y रखो, कुछ भी करो, 2 पॉइंट निकाल लो बस। ठीक, तो अब हम इसमें y की वैल्यू या x की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि पॉइंट मेरा बन के निकल के आ जाए। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? y की वैल्यू हमें 3 ले, 5 15 नहीं कटता, 4 पे नहीं होता, कोई नहीं। आप ऐसा करो, आप x की वैल्यू 5 रखो इसमें, x इज इक्वल टू 5, तो 7 इंटू 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 5 35, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 35, तो 5y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 अपॉन 5, और ये बनता है 2.2। 2.2 हम काउंट कर पाएंगे ग्राफ पेपर पे, बताऊंगा कैसे कर पाएंगे। पॉइंट क्या बना, x रखा 5, y कितना आया 2.2, यहाँ भी 2 पॉइंट मेरे पास आ गए 2.2। ठीक, देखो जो 2 नंबर होते हैं ना बीच में 2 और 3, इनके बीच में 10 मार्क और भी है ना, तो ये 2.1 है, ये 2.2 हम काउंट कर लेंगे बहुत बड़ी आसानी के साथ। तो आप इतना नोट करो पहले, फिर चलते हैं ग्राफ के पेपर पर। तो ये है ग्राफ का पेपर, ये है x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x डैश और y डैश। ठीक है, देखो नेगेटिव नंबर नहीं है मेरे पास, तो हम नेगेटिव को यहाँ पर लिखते भी नहीं है, हम का भीड़ होगी इसमें। प्लॉट करते हैं, चलो 10,0 ऑन द x एक्सिस, 10,0 ये हो गया मेरे पास 10,0। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान सुनना। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, समझाया था, तो उसमें बताया था कि जो दोनों लाइनों में जो भी कॉमन पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा। याद करो, दोनों लाइनों में जो भी कॉमन पॉइंट होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन। तो ये तो हमको ग्राफ बनाने से पहले दिखाई दे रहा है कि दोनों लाइनों में जो कॉमन पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन है। ये तो फॉर्मेलिटी चल रही इधर। अब आंसर ये आने वाला 3,5। आप पहले क्वेश्चन में जाकर देखो, पीछे जाके वहाँ भी आंसर आया था 3,7। तो 3,7 पॉइंट दोनों में हमारे कॉमन पहले ही आ चुके थे, दोनों लाइनों में पॉइंट कॉमन आ गया ना एक, तो कॉमन पॉइंट को ही तो कहते हैं सॉल्यूशन। ये बात समझाई भी आपको मैंने, और ये बात एसएसएम डिजाइन में आती भी है, एमसीक्यू में आती भी है कि दोनों लाइनों में जो भी कॉमन पॉइंट होगा वही इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो ये दिख रहा है मेरे को पहले से ही, जरूर नहीं है करना, लेकिन करना पड़ेगा ना। ग्राफिकली कहाँ है ना, नंबर तो मिलेगा ना। आंसर सवाल का आ चुका है 3,5। तो 10,0 और 3,5। अब 3,5 कहाँ पड़ेगा, जो ओरिजिन हो गया ना, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे कितना 5, ये वाला 3,5। तो ये पॉइंट हो गया है मेरे पास 3,5। इनको ज्वाइन कर देते हैं, इनको कर देते हैं ज्वाइन ऐसे कर करके। ठीक है, ठीक है। तो ये बना 5x प्लस के 7y इज इक्वल टू 50। पहले लाइन ग्राफ बन गया। अब दूसरे को बनाते हैं 3,5, तो वो तो हो गया प्लॉट, ये तो हो गया ना। दूसरा 5,2.2, और बहुत ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पे तो 5, ठीक है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे तो कितना, एक्स एक्सिस पे तो कितना जा रहा है मेरे को 5, और वाई एक्सिस पर 2.2 ये मान लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं इसमें
2.2, 3,5 आ गया और 5.2.2, तो 5 और 5 से थोड़ा सा ऊपर चलोगे आप 2.2 के लिए, ये जर्नियम क्यों कर रहे हैं 2.2 को ढूंढने के लिए, ये पॉइंट हो गया 2.2, इसको हटा दो। तो इस पॉइंट से 3,5 से और 5,2.2, इसका नाम रख देते हैं 5,2.2। इन दोनों पॉइंट से, इससे और इससे ये जो लाइन जाएगी उसको भी ड्रॉ करते हैं, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा, इस तरह कुछ करके ग्राफ इसका बन के आएगा। ये बन गया मेरे पास दूसरी लाइन का ग्राफ, 7x + 5y = 46। तो ये हमारे पास दोनों लाइन का ग्राफ बन गया है, और दोनों लाइनें जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि सॉल्यूशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन = 3,5। तो मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। अगर ज़्यादा चाहते हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये कहाँ मिलेगा 3 पर, ये कहाँ मिलेगा 5 पर, ठीक। जहाँ x को मिल रहा है वो x की वैल्यू, जहाँ y को मिल रहा है वहाँ y की वैल्यू। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहले पेंसिल थी ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी ₹5, ठीक। नोट करेंगे इनको तुरंत, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ग्राफ का। अब देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन 2 और 3, वो ग्राफ के नहीं बनेंगे, वो हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे ऐसे ही। तब तक आप इसको नोट करो पहले। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इन रेशियो की कंपेयरिंग करनी है, और कंपेयरिंग करके बताना है कि फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। मतलब ये जो 3 क्वेश्चन है, ये कंपेयरिंग करना है, रेशियो को बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट वाला केस है, या कोइंसाइड लाइंस वाला केस है, या फिर पैरेलल लाइन वाला केस है। लेकिन इस बार ग्राफिकली नहीं बताना, जो हमने क्वेश्चन किया है 1, वहाँ पर हमने पहले इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाया है। इस बार ग्राफ नहीं बनाना है, इस बार इसको हमको एल्जेब्रिकली मीन्स कंपेयरिंग बाय द रेशियोज की कंपेयरिंग करनी है, जिसके लिए मैंने ये तीनों रेशियो के लिए आपको एक टेबल भी बताई थी। वो टेबल आप इधर देख सकते हैं सामने, ठीक है। इस टेबल में सब कुछ बताया गया है कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो कौन सा केस होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, ठीक है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों अगर इक्वल हैं तो कोइंसाइड लाइन वाला केस होगा। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, देन द केस ऑफ दिस पैरेलल लाइंस, ठीक है। और आप इंट्रोडक्शन वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर देख लेंगे इस बात को और डिटेल में समझने के लिए। तो होना क्या है, कंपेयरिंग करेंगे, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये बनेगा मेरे पास ये वाला केस, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, ठीक। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो ये केस कौन सा बनेगा, कोइंसाइड लाइंस वाला। और इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये केस बनता है फिर पैरेलल लाइंस वाला। इस मेथड को यूज करके हम इन तीनों पार्ट्स को अब करने वाले हैं। तो देखते हैं 2 का फर्स्ट पार्ट। तो एक पेयर ऑफ इक्वेशन इज 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। मेथड ये है करने का जिस तरह आपको अपनी नोटबुक में और एग्जाम में करना है। कंपेयरिंग विद, इन इक्वेशन की कंपेयरिंग करनी है विद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म से, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। क्लियर। कंपेयरिंग करने के बाद बताओ A1 की वैल्यू क्या होगी, कॉमा B1 की वैल्यू क्या होगी और C1 की। A1 होगा, देखो A1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, ये है ना A1x, तो A1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x। B1 होगा कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब -4, माइनस भी लेना है। C1 होगा कांस्टेंट टर्म यानी कि 8। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स 7,
B2 होगा कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y मतलब 6, और C2 होगा कोएफिशिएंट ऑफ -9। तो दिस इज A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब हम कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, B1 अपॉन B2 की भी फाइंड कर लेनी है। तीनों वैल्यू पहले आपको फाइंड कर लेनी है। तो A1 अपॉन A2 मतलब 5/7, कटेगा तो है ही ना आगे। अब B1 अपॉन B2 -4/6 ये कटता है, तो -2 बाई कितना हो गया 3, एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8/9। तो अब ये देखते हैं कि ये कौन से में फिट बैठ रहे हैं। जो तीनों हमने वैल्यूज फाइंड की है ये किस वाले रिलेशन में आ रही है, क्या तीनों इक्वल हैं क्या, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल तो नहीं है ना, तो ये केस तो है नहीं। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल हो और तीसरा ना हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो पता चल जाएगा ना आपको, जो शुरू के दो देख के पता चलेगा कि जब पहले वाला और दूसरे वाला ही इक्वल नहीं आया, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ही इक्वल नहीं आए, तो ये केस बनता है पहले वाला। तो करने का तरीका ये है, इतना करने के बाद आप लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये सब आपके केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है मैंने, फेयर वर्क ये वाला है, क्योंकि रिलेशन ये बैठ रहा है A1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो आंसर जिस फॉर्म में उसने पूछा है हमसे, रिप्रेजेंटिंग लाइन फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। सो दीज लाइन्स intersecting, so these lines intersecting at a point, so these line intersecting at a point। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आ गया। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट पर कट करेंगी जाकर, ठीक है। ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था। तो फिलहाल इसने सिर्फ ये पूछा था कि कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग वाला केस होगा या कोइंसाइड वाला या फिर पैरेलल वाला। तो यहाँ पर बनता है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ग्राफिकली अगर और अगर ये कहता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो इस केस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर ये पूछा जाता है कि सॉल्यूशन कैसा है, तो इस केस का होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल तो सिर्फ इतने बताना है, तो इसको नोट करेंगे और नोट तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 9x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 2 है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये मैंने रब नहीं किया यहाँ से, क्योंकि कंपेयरिंग विद, कंपेयर तो करनी है ना, तरीका तो वही रहेगा ना करने का। कंपेयरिंग विद A1x प्लस B1y प्लस C1, तो कंपेयरिंग जब करोगे तो x का जो कोफिशिएंट है वो A1 होगा, y का जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू B1 होगी, C1 होगा कितना 12। ऐसे ही x का जो कोफिशिएंट है A2 वो 18 होगा, y का जो कोफिशिएंट है B2 वो 6 होगा, C2 होगा कांस्टेंट टर्म। तो A1 B1 C1 9 3 और 12, A2 B2 C2 18 6 और 24, ठीक हो गया। अब आते हैं रेशो फाइंड करने पर। A1 अपॉन A2 9 अपॉन 18 मतलब 1/2, 3 अपॉन 6 B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 1/2, C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24 मतलब 1/2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। तो बनती है ये वाली कंडीशन। तो सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो क्या बता रहे हैं इस वाले में, दीज लाइन आर कोइंसाइड लाइन। सो दीज लाइन्स आर कोइंसाइड लाइन, ये ओवरलैपिंग करेंगी। जब अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह का आएगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप करता हुआ। ये सब हमने आपको समझाया हुआ है। तरीका क्या है करने का ये आपको बता दिया गया है, समझ लेंगे। इसको नोट कर लेंगे एक बार तुरंत कि कंपेयरिंग करके हम कैसे बताते हैं। तो ये तरीका है करने का क्वेश्चन को, ठीक हो गया। नोट करेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद
इन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे a1 b1 c1 की। a1 6, b1 -3 और c1 10, a2 2, b2 -1, c2 9। ठीक है, a1/a2 मतलब 6/2, तो 6/2 कितना होता है 3। b1/b2 -3/-1 ये कैंसिल हो गया तो 3। c1/c2 10/9। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is not equal to c1/c2. So these lines are parallel lines. These lines are parallel lines. These lines are parallel lines. ये इसका आंसर नोट कर लेंगे इसको तुरंत। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट करेंगे अभी, उनमें भी कंपेयरिंग करनी है रेशो की। उस बार ग्राफिकली नहीं बताना कि पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है। इस बार सिर्फ ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स पहले इसको नोट करेंगे तुरंत, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ये सोल्व हो सकते हैं नहीं, मतलब सोल्व करके वैल्यू x की और y की फाइंड हो जाएगी या नहीं, तो बोलेंगे कंसिस्टेंट। अगर वैल्यू फाइंड हो रही है x की और y की तो कंसिस्टेंट, और अगर सोल्व नहीं हो पाएंगी मतलब हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे x और y की तो इनकंसिस्टेंट। तो आपको समझा चुके हैं कई बार कि इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, इस केस में मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन तो भी कंसिस्टेंट, बट देयर इज नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। करना यही काम है, पर इस बार आंसर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो आते हैं कंपेयरिंग विद। तो पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, बट दिस इक्वेशन नॉट इन द जनरल फॉर्म बिकॉज जनरल फॉर्म इज a1x + b1y + c1, देन अ कांस्टेंट विल बी गोइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 को उठाओ, इधर ले आओ, तो 5 इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी -5, उधर 0 रह गया। 7 को इधर ले आओ, तो 7 इधर माइनस में और इधर 0 हो गया। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन जब हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो जनरल फॉर्म में हो पहले से। a1 की वैल्यू बता दो रहा 3, b1 की 2, c1 की -5, a2 की 2, b2 की -3, c2 की -7। बहुत सिंपल बात है, एकदम समझ में आ गया होगा सब। कंपेयरिंग करते हैं a1/a2 3/2, b1/b2 यानी कि 2/-3, c1/c2 -5/-7। और हमको साफ दिखाई दे रहा है कि पहले वाले ही इक्वल नहीं है, वो वाला केस बन रहा है। तो लिखना है क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट है। तो लिखेंगे दीज इक्वेशंस have unique solution, that is these equation consistent. These equations are consistent। तो क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन इनका आ सकता है इस वजह से। ठीक, तो इसको नोट करेंगे तुरंत, फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो वैल्यूज चेंज करनी है मुझे को, यही कुछ खास काम नहीं करना वैसे तो। ये वैल्यू चेंज कर देंगे, ये वाली कर देंगे, ये वाली कर देंगे और ये कर देंगे। ठीक है, तो द सेकंड पार्ट 2x - 3y। देखो हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे 2x - 3y, इस 8 को इधर भेज दो, -8 = 0। अगला है अपनी बुक को देख लेना 4x - 6y, 9 को इधर भेज दो तो -9 = 0। ठीक हो गया।
तो कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 2, b1 -3, c1 -8, a2 4, b2 -6, c2 -9। ठीक, a1 अपॉन a2 यानी कि 2/4, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -9। ठीक है, 2/4 मतलब 1/2, -3 अपॉन 6 और ये तो -6 था, -3 अपॉन -6 तो ये भी कैंसिल, 1/2। मगर c1 अपॉन c2 क्या रहेगा, सिर्फ 8/9, तो 2 इक्वल है, तीसरा नहीं है। तो सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पैरेलल वाला केस होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। तो these equations have no solution, these equations have no solution, so these equations are inconsistent। ये क्वेश्चन इस तरह आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है कि these equations have no solution, so these equations are inconsistent equations। क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट बोली जाएगी। तुरंत नोट करेंगे जल्दी से, फिर देखते हैं थर्ड पार्ट। यही कहीं वैल्यू चेंज कर देंगे ना, क्वेश्चन तो सेम ही कर रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस इस बार थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया। 3/2x प्लस 5y अपॉन 3, 7 इधर ले आओ तो -7 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 9x माइनस 10y, 14 इधर ले आओ तो -14 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 10y -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशंस, तो a1 की वैल्यू x का जो कोफिशिएंट है मतलब 3/2, y का कोफिशिएंट कौन होगा, b की वैल्यू 5/3 और कांस्टेंट टर्म -7। सिमिलरली a2 9, b2 -10 और c2 -14। ठीक, तो a1 अपॉन a2, अब ध्यान समझना, a1 अपॉन a2, ठीक, a1 ये है अपॉन a2, तो इसकी मल्टीप्लाई होती है या कोई यहाँ पर ध्यान समझो, तो 3 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 में, तो 3 जा 9 तो इज इक्वल टू ऊपर बचा 1 और 2 3 जा बचा कितना 6, 1/6। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, सेम ऐसे यहाँ पर -10 की होगी 3 में, तो 5/3 इंटू -10, तो 5 2 जा, तो 5 2 जा मतलब 1/-6, तो यही नहीं इक्वल आए, तो पहला केस बन गया। वैसे इसको निकालो चाहे ना निकालो कोई जरूरत तो है नहीं, हम ये कहीं कह देंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, so these equations have unique solution, these equations have unique solution and so these equations are consistent। इस बार क्या आंसर होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन तो है, और कैसे कही जाएंगी, कंसिस्टेंट, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। 2 पार्ट्स और रह गए हैं, इनको भी देखते हैं, तुरंत नोट करो पहले जल्दी। कुछ क्वेश्चंस को अपने आप भी करने चाहिए ट्राई, मेरे करने से पहले खुद करके देख लेना चाहिए एक बार। वैसे तो मैं सब सोल्व करता ही हूँ यहाँ पर, लेकिन एक बार खुद भी ट्राई करना चाहिए अपने आप से। ठीक है, तो पता नहीं क्या रिलेशन आएगा इस बार, देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, 11 को धर ले आओ, -11 इज इक्वल टू 0। दूसरा है -10x
प्लस 6y, 22 को इधर ले आओ, प्लस 22 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो यही लिखते पता चल जाता है, वैसे अगर आप ध्यान से देखो साफ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था ना कि डायरेक्ट ही बताऊंगा करना, तो डायरेक्ट यही है, प्रैक्टिस के बाद हम खुद कर सकते हैं। ये दिखाई दे रहा 5/10 माइनस के 1/2, माइनस के 3/6, माइनस के 1/2, माइनस के 11/22, माइनस के 1/2, तीनों इक्वल आएंगे इसमें। ये वाला किस बनेगा? पैरेलल वाला, सॉरी कंसाइड वाला, ठीक है, मगर करना पड़ेगा फिर भी, जो नंबर अगर लेने हैं तो नंबर तो करने में मिलेंगे ना। तो A1 B1 C1, A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -11, ऐसे ही A2 की वैल्यू -10, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 22, ठीक है। तो A1/A2 5/-10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, B1/B2 -3/6, तो -1/2, C1/C2 -11/22, तो -1/2, तीनों सेम, तीनों इक्वल आ गए। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो है। सो दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट का आंसर होगा। नोट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 5, वैल्यूज चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। 5, तो 4/3x, 4x/3 प्लस 2y, 8 ले आओ इधर, -8 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा 2x प्लस 3y, 12 आ जाएगा इधर, -12 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, वैल्यू ऑफ A1 कोफिशिएंट ऑफ x 4/3, वैल्यू ऑफ B1 कोफिशिएंट ऑफ y कांस्टेंट टर्म C1, ऐसे यहाँ पर 2, 3 और -12, ठीक। तो A1/A2, ये रहा A1/A2, A1/A2, A1/A2 इज इक्वल टू 4/3, 2 इधर ले आओ, इंटू 2, 2 2 जा 4, तो 2/3, तो ये क्या होता है 2/3। दूसरा B1/B2, तो ये तो है ही बस 2/3। तीसरा -8/-12, 4 दूनी 8, 4 3 12, -7 माइनस कैंसिल, तो 2/3, तीनों इक्वल आए, तीनों इक्वल आए। तो A1/B2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। एक बार इनका आंसर चेक कर लेते हैं बस 3.2 का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा तीसरे का 5 पार्ट पूरे हो गए हैं, और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं बस, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर बाकी 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसमें 2 ग्राफिकली हैं, 2 अलजेब्रिकली हैं, उनको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 2 के नाम से बनाएंगे, उसमें इनको हम अपलोड कर देंगे। फिलहाल आप इसको एक बार प्रैक्टिस करें, करके देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको समझ में आया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.1 पार्ट 2 में।